तक हम लोगों ने कॉम्बिनेशनल सर्किट के अंदर अलग-अलग तरह के सर्किट्स देखे हैं, जैसे एडर, सबट्रैक्टर, कंपैरेटर, कोड कन्वर्टर, एनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो ये सभी सर्किट कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का हिस्सा हैं और ये सभी सर्किट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए रेलेवेंट है। तो इन सब की डिजाइनिंग का आपको बहुत अच्छा आइडिया होना जरूरी है। लेकिन अब इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे फिनोमेना की जो कि कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के अंदर देखा जाता है, जिसे हम लोग हैजार्ड और ग्लिच के नाम से जानते हैं। उसके बारे में बात करेंगे, बट पहले वहां आने से पहले मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था। तो क्वेश्चन मैंने क्या दिया था कि डिकोडर और एनकोडर का यूज करके हमें एक बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर डिजाइन करना था। ठीक है, तो पहले मैं बाइनरी कोड लिख लेता हूं। बाइनरी कोड 000 001 010 011 100 101 110 111 3:8 का मैंने यूज करने बोला था। तो मेरे पास बाइनरी में 3 बिट के अंदर 8 इनपुट हो सकते हैं, सॉरी 8 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं 0 से 7। अब ग्रे कोड में कैसे चलता है, देखो ग्रे कोड में होता है पहले 000 001 011 010 then 110 then 111 101 and 100। तो ये चलता है 0 1 3 2 6 7 5 4, इस ऑर्डर में ग्रे कोड हमारा चलता है। अब मैंने बोला था डिकोडर और एनकोडर की मदद से बनाना है, तो देखो मैं क्या करता हूं, पहले 3:8 डिकोडर ले लेता हूं। मैं ले लेता हूं एक 3:8 डिकोडर। इसके अंदर 3 इनपुट होंगे I2 I1 I2। ये तीनों इनपुट बाइनरी इनपुट से जुड़ जाएंगे, तो बाइनरी की 3 बिट्स आ गई B2 B1 B0। अब डिकोडर के अंदर 8 आउटपुट आ जाएंगे Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 एंड Y7। 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लाइंस आ गई। अब ऐसे ही देखो एनकोडर को, एनकोडर हम लेंगे इससे उल्टा 8:3, क्योंकि फाइनली भी कितनी बिट्स मिलनी चाहिए, 3 बिट्स मिलनी चाहिए ग्रे कोड के अंदर। अब यहां हम लोग कनेक्ट करेंगे 8 इनपुट I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 एंड I7। और यहां हमारे पास 3 आउटपुट होंगे Y2 Y1 Y0, जो कि होगा ग्रे कोड। अब हमें बस ये देखना है कि बाइनरी सॉरी डिकोडर और एनकोडर के बीच कनेक्शन कैसे होंगे। अब देखो, जब बाइनरी में 0 आए तो ग्रे में भी क्या आना चाहिए, 0। बाइनरी में 0 आने से कौन सा आउटपुट एक्टिवेट होगा, Y0। और ग्रे में 0 आने के लिए कौन सा इनपुट एक्टिवेट होना चाहिए, I0। अभी इन दोनों डिवाइसेस को अलग अलग देखो। बाइनरी में अगर 000 आया तो यहां से आउटपुट जो एक्टिवेट होगा, एक्टिव हाई है वो है Y0। और यहां अगर 000 चाहिए तो कौन सा इनपुट हाई होना चाहिए, I0। तो 0 पे अगर 0 चाहिए तो Y0 और I0 को कनेक्ट कर दिया जाए। देखो 000 पे Y0 सिलेक्ट हुआ, ये 1 हुआ, जिसकी वजह से I0 1 हुआ, I0 1 हुआ तो इधर लिया 000। अगले पे आते हैं 001 पे, इधर भी क्या चाहिए 001। 001 पे कौन एक्टिवेट होगा, Y1। और 001 जब मिलेगा जब I1 एक्टिवेट हो, तो Y1 को जोड़ दिया I1 से। 001 पे कौन एक्टिवेट हुआ, Y1।
जिसकी मदद से हुआ I1 और I1 का बाइनरी में बना 001। यहां तक तो ठीक है। अगला ट्विस्ट देखो, 010 पे यहां आ रहा है 011, तो 010 पे कौन एक्टिवेट होगा? Y2। लेकिन आउटपुट में क्या चाहिए? 3 चाहिए, 2 नहीं चाहिए। तो अगर इधर 2 एक्टिवेट हो रहा है, इधर क्या चाहिए? 3। तो इधर का 2 कनेक्ट कर दो इधर के 3 से। तो 010 पे 2 एक्टिवेट हुआ, जिसकी मदद से इधर 3 एक्टिवेट हुआ, इधर क्या मिल गया? 011। अब 3 पे मिल रहा है 2, तो 3 पे एक्टिवेट होगा Y3 और Y3 को मैं कनेक्ट कर दूंगा I2 से। तो जब 3 आएगा तो Y3 चला, Y3 से बना I2 और वहां मिल गया 010। अब 4 पे क्या चाहिए? 6। तो 4 पे किससे कनेक्ट कर दो इसे? 6 से। तो जब 4 पे Y4 हाई होगा तो इधर I6 हाई होगा और उधर क्या मिल जाएगा? 6। 5 पे क्या चाहिए? 7। तो जब इनपुट लगाओगे 5, कौन हाई हो जाएगा? Y5। लेकिन इधर क्या हाई होना चाहिए? I7। तो 5 कनेक्ट हुआ 7 से। अगला 6 पे चाहिए 5, तो जब यहां 6 एक्टिवेट हो, उधर क्या होना चाहिए? 5। ये हो गया। और 7 पे आया 4, तो डायरेक्ट जोड़ देता हूं 7 से 4। ये बात क्लियर है? तो इस तरह से हम बना सकते हैं बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर। एक तो तरीका मैंने एक्सओर गेट से बताया था कि बिट्स का एक्सओर करते चले जाओ। दूसरा तरीका ये बन सकता है डिकोडर और एनकोडर से। ठीक है, इसका उल्टा भी बना सकते हो, ग्रे कोड टू बाइनरी। ग्रे कोड टू बाइनरी भी अगर बनाओगे तो कनेक्शन कुछ ऐसे ही बनेंगे। देखो इधर से, अगर इधर से देखें एनकोडर को तो ये क्या है? डिकोडर। और इधर से देखो डिकोडर को तो ये क्या है? एनकोडर। तो कनेक्शन तब भी ऐसे ही बनते हैं अगर ग्रे कोड टू बाइनरी हमें जाना हो। ये बात क्लियर हो गई? तो बाइनरी टू ग्रे, ग्रे टू बाइनरी किससे जा सकते हो? डिकोडर और एनकोडर। साथ ही साथ चाहो तो डिकोडर को रिप्लेस कर दो एक डीमल्टीप्लेक्सर से। मैंने बोला डिकोडर और डीमल्टीप्लेक्सर सेम होते हैं, बस फर्क क्या होता है? डिकोडर का जो एनेबल सिग्नल है जो कि यहाँ हाई रखोगे, वो डीमल्टीप्लेक्सर के लिए क्या होगा? इनपुट। और जो डिकोडर के इनपुट है वो डीमल्टीप्लेक्सर के लिए क्या हो जाएंगे? सिलेक्ट लाइन। तो चाहे तो डिकोडर को डीमल्टीप्लेक्सर से भी रिप्लेस कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन भी एक बार गेट के अंदर पूछा गया है। ऐसा सर्किट देके ये पूछा था, ये सर्किट क्या काम करता है, तो उसके अंदर क्या देखना है तुम्हें? इनपुट और आउटपुट के बीच की मैपिंग। एक बार मैपिंग देख लोगे, हर इनपुट के लिए आउटपुट मालूम चल जाएगा, तो पहचान जाओगे बाइनरी से ग्रे कोड लेकर के जाता है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे हमारे। तो हेडिंग डाल लेना हैजार्ड। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, दैट इज कॉल्ड एज हैजार्ड। ठीक है, अब देखो हैजार्ड क्या होता है। हैजार्ड हम तब बोलते हैं whenever there is undesirable or unwanted transition in the output signal। कभी अगर ऐसा हो जाए कि आउटपुट सिग्नल में कोई ऐसी ट्रांजिशन, ट्रांजिशन माने 0 से 1 या 1 से 0, ऐसी कोई ट्रांजिशन देखने मिले, ऐसा कोई चेंज देखने मिले जो नहीं आना चाहिए था, तो उसे क्या बोलेंगे? हैजार्ड। तो इसमें लिखो hazards are unwanted switching transient, hazards are unwanted switching transient that appear at the output, that appear at the output of a circuit due to different propagation delay, due to different propagation delay of different paths, different propagation delay of different path। यानी अलग अलग रास्ते से अगर एक ही सिग्नल ट्रेवल करे तो उसको अलग अलग डिले ऑफर होता है। इसी वजह से क्या आते हैं? अनवांटेड स्विचिंग ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि जो भी अनवांटेड ट्रांजिशन आ रही है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही आएगी, वो परमानेंट नहीं हो सकती है। ये बात क्लियर हो रही है? ट्रांजिएंट माने which only lasts for a short duration।
तो एक छोटा सा ग्लिच आ जाएगा, छोटी सी ट्रांजिशन आ जाएगी जो कुछ देर बाद गायब हो जाएगी, बट वो ट्रांजिशन अनवांटेड है और उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, हैजार्ड बोल रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट एक और लिखो, such a transient is also called as a glitch. Such a transient is also called as a glitch or a spike that occurs due to hazardous behavior of a circuit. Hazardous behavior of a circuit. अब देखो हैजार्ड कितने तरीके के होते हैं, इसके अंदर अगर हम देखें, पहली कैटेगरी कहलाती है स्टैटिक हैजार्ड्स, ठीक है। दूसरी कैटेगरी होती है डायनामिक हैजार्ड्स, और तीसरी कैटेगरी होती है एसेंशियल हैजार्ड। अब स्टैटिक हैजार्ड के अंदर इटसेल्फ दो कैटेगरी होती है, स्टैटिक जीरो हैजार्ड और स्टैटिक वन हैजार्ड। ये जो स्टैटिक वन मिलता है, ये मिलता है हमें एसओपी एक्सप्रेशन के अंदर, और स्टैटिक जीरो मिलता है पीओएस एक्सप्रेशन के अंदर। डायनामिक मिलता है हमें मल्टी लेवल सर्किट के अंदर, और एसेंशियल मिलता है सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर। तो इस टॉपिक में जो अपना मेन फोकस रहेगा वो स्टैटिक हैजार्ड पे रहेगा। इसके बाद हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे डायनामिक हैजार्ड के बारे में, बट एसेंशियल हैजार्ड इस चैप्टर के अंदर या इस टॉपिक के अंदर कवर नहीं करते हैं, क्योंकि वी हैव नॉट कवर्ड सीक्वेंशियल सर्किट। अब सबसे पहले देखो हेडिंग डाल लेना स्टैटिक हैजार्ड, फर्स्ट हेडिंग डाल लो स्टैटिक हैजार्ड। अब स्टैटिक हैजार्ड का देखो मतलब क्या होता है, स्टैटिक माने कांस्टेंट। तो स्टैटिक हैजार्ड कब कहते हैं, जब किसी सिग्नल की वैल्यू कांस्टेंट रहनी चाहिए थी, बट बीच में उसमें स्मॉल टाइम के लिए चेंज आ जाए। जैसे स्टैटिक वन का मतलब है वन रहनी चाहिए थी, बट बीच में कुछ देर के लिए जीरो आ गई, तो उसे बोलेंगे स्टैटिक वन, ठीक है। तो स्टैटिक वन कैसे दिखाओगे कि वन रहनी चाहिए थी बट कुछ देर के लिए आ गई जीरो। स्टैटिक जीरो का मतलब जीरो रहनी चाहिए थी बट कुछ देर के लिए क्या आ गई, वन आ गई। तो ये दो तरह के हैजार्ड होते हैं, स्टैटिक हैजार्ड। तो इसमें लिखो स्टैटिक हैजार्ड्स आर दोस where the signal level should have been constant, signal level should have been constant, but it changes for a small amount of time, ठीक है। तो पहले देखते हैं स्टैटिक वन हैजार्ड, ठीक है। पहले हम बात कर रहे हैं स्टैटिक वन हैजार्ड। अब देखो एक लॉजिक एक्सप्रेशन ले रहा हूं जो कि हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। एफ ए बी सी सिग्मा एम 3 4 5 7, अगर इसका के मैप बनाया जाए, देखो इसका के मैप कैसा बनेगा, मैंने बोला स्टैटिक वन एसओपी में आता है ना, तो के मैप एसओपी वाले ही बनाएंगे, मिनटर्म वाले ही बनाएंगे, ए बी सी। ये कॉलम्स को मैंने सेल्स को नंबर दे दिया मिनटर्म के नंबर के हिसाब से। अब वन कहां कहां प्लेस करोगे, 3 4 5 7। अब ग्रुपिंग कैसे बनाए, देखो क्वाड तो बन नहीं सकता, यहाँ पेयर ही बना सकते हो। एक पेयर ये बना लिया, एक पेयर ये बना लिया। अब मैं नाम डाल देता हूं, ए बार ए,
बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी, बी सी बार। तो नाम क्या होगा देखो फंक्शन का, यहां से ए कॉमन आया और ऊपर से बी बार, ए बी बार और फिर बी सी, ये आ गया फंक्शन। इसको अगर लॉजिक गेट के टर्म्स में दिखाओ, देखो पहले गेट पे है ए और बी बार, बी बार के लिए क्या दिखा दोगे इन्वर्टर, ए बी। दूसरे एंड गेट पे क्या है, बी और सी, बी और सी। आगे क्या है अपना और गेट, ठीक है। अब इसके अंदर एक एग्जांपल लेते हैं, स्टैटिक 1 हैजार्ड की बात करनी है, आउटपुट क्या रहना चाहिए 1, और उसके अंदर हमें देखना है कि स्मॉल ड्यूरेशन के लिए चेंज कैसे आता है। तो इसमें लो इफ a equal to c equal to 1 और b changes from 1 to 0। अब पहला केस लो जब a b और c तीनों 1 थे, अगर a b और c तीनों 1 थे तो देखो b और c दोनों 1 है तो bc कितना आया 1 आया। अगर एक भी टर्म 1 हो गई तो f क्या हो जाएगा, f1 आ जाएगा, ठीक बात है। b और c दोनों 1 है तो इस एक्सप्रेशन में bc आया 1, 1 प्लस समथिंग हमेशा होता है 1। दूसरा केस लो a और c 1 है और b 0 है, अब a 1 है और b 0 है तो b का बार 1 आएगा, 1 1 क्या आया 1, 1 प्लस समथिंग 1, यानी दोनों ही केसेस में फंक्शन क्या रहना चाहिए 1 रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूं, इसकी वेवफॉर्म बनाता हूं। मुझे वेवफॉर्म में क्या करना है, हर सिग्नल को प्लॉट करना है। देखो a कांस्टेंट है 1 पे, b है, b 1 से जा रहा है 0, c है, c कांस्टेंट है 1 पे, ठीक है। अब ये वाला सिग्नल क्या है b बार, b बार है ना यहाँ पे, तो b बार जो होगा नॉट गेट का कुछ डिले आएगा, तो b बार कैसा आएगा, जब b 1 है तो b बार है 0, बट इसके कुछ डिले के बाद 0 का इन्वर्जन आएगा 1। देखो b यहां पे चेंज हुआ है लेकिन b बार को चेंज होने में कुछ टाइम लगेगा ड्यू टू डिले ऑफ नॉट गेट, तो b बार आ गया 1। अब d प्लॉट करो, d क्या है भाई a b बार, a तो 1 है, 1 into 0 0 आएगा और 1 into 1 1 आएगा, लेकिन 1 into 1 1 तो आएगा कुछ डिले के बाद। ये वाला डिले किसकी वजह से आया है, एंड की वजह से, और ये वाला डिले किसकी वजह से आया था, नॉट की वजह से। दूसरा गेट देखो इसमें क्या जा रहा है बी और सी, बी और सी का अगर एंड लेते हो तो B1 C0, तो क्या आएगा एंड, एंड 0 आएगा, ठीक है। B1 और C1 दोनों 1 1 है तो एंड आएगा 1, फिर 0 1, 0 1 का क्या आएगा 0, लेकिन इमीडिएटली नहीं आएगा, कुछ देर बाद आएगा, ठीक है। तो अब ये वाला डिले किसकी वजह से आया, एंड गेट की वजह से। अब F देख लो, F क्या है, D और E का और, D और E का और अगर है 0 1 का और 1, 0 1 का और 1, 0 0 का और 0 0 का और 0 आता है, लेकिन कुछ डिले के बाद फिर 1 0 का और 1 0 का और फिर से आ जाएगा 1, ठीक है। अब देखो F की वेवफॉर्म कॉन्स्टेंटली 1 जानी चाहिए थी, लेकिन प्रोपगेशन डिले की वजह से कुछ देर के लिए क्या चली गई 0, और इसी को हम बोलते हैं स्टैटिक 1 हैजार्ड। ये बात क्लियर हुई। तो स्टैटिक 1 हैजार्ड में हमारे साथ क्या हुआ कि बीच में कुछ देर के लिए वेवफॉर्म 0 चली गई ड्यू टू प्रोपगेशन डिले, और उसका रीजन ये था, ये इन्वर्टर अगर दोनों में B गया होता तो ऐसा कभी होता ही नहीं, बट बात ये हुई B के मुकाबले
बी बार में कुछ डिले आ गया और दोनों गेट का आउटपुट साइमल्टेनियसली नहीं मिल पाया, दोनों गेट का आउटपुट अलग अलग डिले पे मिला, जिस कारण से ये हैजार्ड हमारा बनता है। ये बात क्लियर हुई? तो इसमें लिखना static one hazard occurs due to different delays experienced by the signal through the two AND gates, ठीक है? तो ये बात हुई स्टैटिक वन हैजार्ड की। अब इसी फंक्शन को अगर पीओएस में ले आए, पीओएस में ले आओगे तो क्या लिखोगे? पाई एम। मैक्स टर्म कौन सी लिखते हैं? जो मिन टर्म में गायब होती है, तो कौन कौन सी है? 0 1 2 6। अब अगर इसका के मैप बनाया जाए, मैक्स टर्म का पीओएस वाला के मैप अगर बनाया जाए, ये होगा ए बी प्लस सी, ए बार, बी प्लस सी, बी प्लस सी बार, बी बार प्लस सी बार, बी बार प्लस सी। 0 1 3 2 4 5 7 6। अब 0 1 2 6, तो यहां पे जीरोस प्लेस कर दो, ठीक है? अब इसमें भी देखो क्वाड तो नहीं बन सकता ना भाई, चार तो एक साथ नहीं है, क्या करोगे? पेयर बनाओगे। एक पेयर हो गया ये, एक पेयर हो गया ये। अब बताओ जरा पीओएस एक्सप्रेशन क्या आएगा? इसमें ए कॉमन है और ऊपर से बी कॉमन है, तो ए प्लस बी, और दूसरे में पूरा कॉलम कॉमन है, तो बी बार प्लस सी। ये आ गया। अब इसके अंदर भी देखो वेवफॉर्म की बात करनी है, तो पहले लॉजिक सर्किट देख लेते हैं। लॉजिक सर्किट कैसा होगा? ए और बी दोनों पे लग गया एक और गेट, ये आ गया। दूसरे में बी बार प्लस सी, तो बी का बार लेने के लिए नॉट लगाया और इधर से आया सी। और ये हो गया एस, ठीक है? अब अगेन इसके अंदर मैं यही करूंगा, मुझे वेवफॉर्म बनानी है डी ई। तो देखो बी बार तक तो सब सेम रहेगा, मैं डी ई और एफ की वेवफॉर्म की बात करने वाला हूं। अब देखो डी क्या है? ए और बी का और हो रहा है, ए और बी का अगर और होता है तो देखो इनिशियली 1 1 का और क्या होगा? 1 1 का और होगा 1, फिर 1 0 का और क्या आएगा? 1 ही आएगा। एक सेकंड, इसके अंदर जो है ना कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी। a इक्वल टू सी इक्वल टू 0 और b जा रहा है 0 से 1, ठीक है? अब इनिशियली देखो अगर तीनों 0 है, a b और c, a प्लस b क्या होगा? 0। a प्लस b अगर 0 हुआ, 0 इंटू समथिंग 0, फिर a और c 0 है और b हो गया 1। a और c 0 है, b 1 हो गया, b 1 तो b बार 0, c 0, 0 प्लस 0 क्या होगा? देखो b है 1 तो b बार 0, c है 0 तो 0 प्लस 0 क्या हुआ? 0, 0 इंटू समथिंग क्या आएगा? 0। यानी यहां फंक्शन स्टेशनरी रहना चाहिए था 0 पे, तो a का वैल्यू 0 ले लो, b चेंज हो रहा है 0 से 1 की तरफ, ये हो गया b। c की अगर बात करें तो c भी 0 है, a भी 0 है। अब b बार, जब b 0 से 1 गया है तो b बार गया होगा 1 से 0, ठीक है? और ये जो डिले आया ये किसकी वजह से आया? नॉट गेट की वजह से। अब d की बात करते हैं। देखो d है a और b का और
0 और 0 का और 0 0 और 1 का और क्या आएगा? 0 और 1 का और 1 आता है, लेकिन कुछ डिले बाद सभी गेट का सेम डिले मान रहा हूं, तो 0 और 1 का और आएगा 1, बट कुछ डिले के बाद। तो ये डिले किसने ऑफर किया इस बार? और गेट ने। ठीक है, सबका डिले सेम मान रहा हूं कंफ्यूजन हटाने के लिए। अब दूसरा देखो, ई के लिए बी बार और सी का और करना है। 0 ये 0 है, ये 1 है, 0 और 1 का और 1 आता है। चलो भाई 1 और 1 का और 1 और 1 का और भी 1 आता है। फिर देखो एक सेकेंड, हाँ 0 और 1 0 1 0 1। अब 0 0 का और क्या आएगा? 0 0 का और 0 आता है, लेकिन तुरंत नहीं आता, कुछ डिले के बाद आता है। 0 और 0 का और 0 आया। देखो सी तो 0 चल रहा है, बी बार भी 0 आ गया, तो बी बार और सी दोनों 0 है, तो इनका और क्या आएगा? 0, लेकिन इस एज पे नहीं, इस एज के कुछ देर बाद। तो ये वाला डिले भी किसने दिया? और गेट। अब एफ में क्या है? डी और ई का एंड। देखो ये 0 और 1 का एंड 0, 0 और 1 का एंड 0। अब 1 और 1 का एंड 1 और 1 का एंड 1 आता है, लेकिन तुरंत नहीं आता, कुछ देर बाद आता है। फिर 1 और 0 का एंड फिर से 0 आ जाएगा कुछ देर बाद। अब देखो f 0 रहना चाहिए था, बट बीच में क्या चला गया? 1। तो मैंने यहाँ पे सभी गेट का प्रोपगेशन डिले सेम माना है, तो दोबारा देखते हैं वेवफॉर्म। a और c दोनों रहने चाहिए थे 0, और b को जाना था 0 से 1। अब देखो b गया है 0 से 1, a को 0 रखा है, c को 0 रखा है। b अगर 0 से 1 गया है तो b बार कहां जाएगा? 1 से 0। लेकिन b बार तुरंत नहीं जाएगा, b बार इस एज के कुछ देर बाद जाएगा, जो कि क्या है? प्रोपगेशन डिले ऑफ नॉट गेट। तो b बार पहले 1 था, फिर गया 0, लेकिन इतना गैप आ गया दोनों के एज में। अब पहला और गेट कर रहा है a प्लस b, तो a प्लस b करना है। देखो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, लेकिन तुरंत नहीं आएगा, कुछ डिले के बाद आएगा। क्यों? क्योंकि और गेट देता है डिले। तो 0 प्लस 1 1 तो आया, लेकिन इस एज पे नहीं, इससे आगे। अब अगला और गेट है b बार प्लस c, b बार ये रहा, c ये रहा। 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 क्या आएगा? 0, लेकिन इस एज पे नहीं, इससे कुछ देर बाद। ये आ गया। फिर हमें क्या करना है? d और e का एंड 0 1 का एंड 0, 0 1 का 0, लेकिन अब देखो 1 1 1 1 का तुरंत नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे चेंज हुआ है ना इनपुट, इसके कुछ देर बाद चेंज होगा आउटपुट। तो कहां चेंज हुआ? इससे इतने गैप पे, इतने गैप के बाद चेंज हुआ, आउटपुट हो गया 1। फिर आ गया 1 0, 1 0 का एंड क्या होता है? 0, लेकिन इस एज पे नहीं आया, इससे कुछ देर बाद आया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला डिले आ गया ना, 1 0 का आना चाहिए था 0, लेकिन उसके कुछ देर बाद आया। और ऐसे ही देखो 1 1 का आना चाहिए था 1, लेकिन कुछ देर बाद आया। तो आउटपुट में क्या आ गया? ग्लिच आ गया, कुछ देर के लिए आउटपुट हो गया 1। इसे बोलते हैं स्टैटिक जीरो हैजार्ड। यानी जिस सर्किट में एसओपी इंप्लीमेंटेशन के अंदर स्टैटिक 1 हैजार्ड था, उसी सर्किट के पीओएस इंप्लीमेंटेशन के अंदर क्या था? स्टैटिक जीरो हैजार्ड। इस बात से क्या समझ सकते हैं कि कोई भी सर्किट है, अगर उसमें स्टैटिक 1 हैजार्ड है तो स्टैटिक जीरो हैजार्ड भी होगा, या स्टैटिक जीरो हैजार्ड है तो स्टैटिक 1 हैजार्ड भी होगा। ये इंडिपेंडेंट नहीं है, होंगे तो दोनों होंगे, या तो एक भी नहीं, क्योंकि दोनों कैसे हैं? एक एसओपी में है तो दूसरा पीओएस में। ये दोनों हैजार्ड क्लियर हुए। मेनली हैजार्ड या ग्लिच क्यों बना? दिस इज ड्यू टू प्रोपगेशन डिले। अब क्वेश्चन ये आता है, इस हैजार्ड को हम हटाएं कैसे? ऐसा क्या करें कि ये हैजार्ड हम लोग रिमूव कर पाए? अब देखो हमने यहाँ पे क्या बोला था, इस वाले हैजार्ड के अंदर हमने बोला था ए और सी दोनों 0 है और बी गया था, सॉरी ए और सी दोनों 1 है और बी गया था 1 से 0, यही हुआ था। अगर इसके अंदर देखो, अगर इसके अंदर ध्यान दो, एक ये टर्म और ऐड कर लो, ये टर्म और ऐड कर लें। इस टर्म का बताओ मिन टर्म क्या बनेगा?
इन दोनों में कॉमन रो में क्या है ए, कॉलम में क्या है सी, प्लस ए सी। अब देखो ए और सी दोनों वन थे ना, ए और सी अगर दोनों वन थे तो वन वन का प्रोडक्ट क्या आएगा वन, वन प्लस समथिंग क्या रहेगा वन, यानी अब बी चेंज भी होगा तो भी आउटपुट क्या रहेगा वन, क्योंकि ए और सी फिक्स रखे गए थे वन पे, ए और सी फिक्स हैं तो एसी जो एक टर्म आ रही है ये भी कांस्टेंट है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू क्या है वन, और वन प्लस समथिंग हमेशा क्या आएगा वन। इसका मतलब ये हुआ हमने एक एंड गेट और कनेक्ट कर दिया जिसमें एक इनपुट गया सी और दूसरा इनपुट ऊपर से आया ए। ठीक है, कुछ इस तरह का फंक्शन बना दिया, यानी इसमें हार्डवेयर बढ़ा दिया गया, हार्डवेयर बढ़ा दिया गया, एक लॉजिक गेट ऐड कर दिया गया। अब याद करो जब हमने बूलियन अलजेब्रा पढ़ा था, बूलियन अलजेब्रा में मैंने क्या बोला था, एक थ्योरम पढ़ी थी कंसेंसस थ्योरम। कंसेंसस थ्योरम में हमने बोला था हर वेरिएबल दो बार आना चाहिए, देखो ए दो बार आया, बी दो बार आया, सी दो बार आया, और एक वेरिएबल ऐसा हो जो कॉम्प्लीमेंट और नॉर्मल दोनों फॉर्म में आए, तब बची हुई टर्म को हटाया जा सकता है जिसमें वो वेरिएबल ना हो जो नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंट दोनों में, या नॉर्मल और कॉम्प्लीमेंट में कौन सा वेरिएबल है बी, तो ऐसी टर्म को हटा सकते हो जिसमें बी ना हो, क्योंकि वो टर्म क्या है रिडंडेंट। केमैथ में भी देख सकते हो सारे वंस कवर हो गए थे, तो ये वाला जो पीआई बना है, देखो ये वाला एक ईपीआई है, इसका ये वाला वन और कहीं कवर नहीं हुआ, ये ईपीआई है, बट ये वाला क्या है ये है आरपीआई, क्योंकि इसके दोनों वन ईपीआई से कवर्ड है। तो मैंने आरपीआई या रिडंडेंट टर्म को ऐड किया है, बट उसे ऐड करने से आउटपुट फिक्स क्या रह गया वन, इसके अंदर कोई ग्लिच नहीं बनेगा। ठीक है, तो हैजार्ड नहीं बनेगा, बट उसके लिए क्या ऐड करना पड़ा रिडंडेंट टर्म। तो इससे क्या बात समझ आती है कि हमेशा लॉजिक को मिनिमाइज करना सही नहीं है, बहुत बार मिनिमम लॉजिक में क्या आ जाते हैं ग्लिचेस, और उन ग्लिचेस को हटाने के लिए एक रिडंडेंट टर्म ऐड करनी पड़ती है जिसकी वजह से हार्डवेयर रिक्वायरमेंट बढ़ता है। अब इसमें जो हार्डवेयर लगा है, जो लॉजिक गेट लगे हैं वो पहले से ज्यादा लगे हैं, और वो क्यों लगे हैं बाय एडिंग रिडंडेंट टर्म। सेम चीज देखो यहां पे अगर ये ऐड कर लो पीओएस वाले में एक टर्म और ऐड कर लो ये वाली, अब बताओ जरा इसका नाम क्या होगा, रो में कॉमन है ए, पहले और चौथे कॉलम में क्या कॉमन है सी, ए प्लस सी। अब देखो इसमें ए और सी दोनों को जीरो रखा था, अगर ये दोनों फिक्स थे जीरो तो जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो आता, इसका मतलब अब आउटपुट फिक्स रहता जीरो पे, क्योंकि ए प्लस सी की वैल्यू बदलती ही नहीं। जब ए और सी को फिक्स रखा था जीरो पे तो ए प्लस सी को फिक्स रखा था जीरो पे, और जब उसकी वैल्यू बदलती नहीं तो आउटपुट में भी कोई चेंज नहीं आता। इसका मतलब हमने यहां एक और गेट जोड़ दिया सी और ऊपर से ए, और फिर इसके आउटपुट को एंड गेट में दे दिया। तो अभी तो देखो हार्डवेयर बढ़ गया, पहले दो और गेट लग रहे थे, अब कितने लग रहे हैं तीन और गेट, बट इसकी मदद से मैंने ग्लिच हटा दिया। क्यों, अब ये जो टर्म है a प्लस सी ये फिक्स हो गई जीरो पे, a और c दोनों जीरो थे, और जब ये जीरो पे फिक्स हो गई इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो हमेशा क्या आएगा जीरो आएगा। ठीक है, इसमें एक पॉइंट लिखो, स्टैटिक हैजार्ड्स, स्टैटिक हैजार्ड्स can be eliminated, static hazards can be eliminated by adding a redundant term, by adding a redundant term which increases the hardware, which increases the hardware but removes the glitch, which increases the hardware but removes the glitch। अब इसके अंदर देखो एक चीज समझो कि ग्लिच पहले आया क्यों था। देखो पहले कॉम्बिनेशन क्या था, ए और सी वन थे और बी भी वन था, यानी 1 1 1, फिर क्या हुआ ए 1 रहा, बी 0 हो गया, सी 1, तो ये 7 था ये 5 था।
तो हम 7 से 5 जा रहे थे, 7 से 5 जाने का मतलब है यहां से यहां जा रहे थे। अब ये 7 और 5 अलग अलग मिन टर्म का हिस्सा है, या ये कह दो अलग अलग प्रोडक्ट टर्म का हिस्सा है। 7 कवर हो रहा है बीसी में और 5 कवर हो रहा है एबी बार में, और ऐसी कोई टर्म नहीं है जो इन दोनों को ही कवर करती हो। कहने का मतलब जब एक प्रोडक्ट टर्म से जंप करोगे दूसरी प्रोडक्ट टर्म में, कहने का देखो ओवरऑल ध्यान से समझना इस बात को, जब मैंने एक इनपुट चेंज किया, ए और सी को तो फिक्स रखा, चेंज किसे किया, डी को। जब मैंने एक इनपुट को चेंज किया तो मैं एक मिन टर्म से दूसरी मिन टर्म पे जंप किया। जब एक मिन टर्म से दूसरी मिन टर्म पे जंप किया, आउटपुट दोनों जगह क्या था, 1। लेकिन ये दोनों मिन टर्म किसी एक ग्रुपिंग में लाई नहीं कर रहे थे। फिर से समझो, when I change one input, I jump from one minterm to the other, but output is same for both the minterms. But those minterms are not covered by the same group. यहाँ पे 7 और 5 अलग अलग ग्रुप का हिस्सा थे, तो ग्लिच बना। अब मैंने इस ग्लिच को हटाने के लिए क्या किया, 7 और 5 को एक ग्रुप से एनक्लोज कर दिया। अगर ऐसा हुआ तो 7 और 5 एक ही ग्रुप का हिस्सा है, ग्लिच गायब हो गया। यानी अगर कभी जनरल क्वेश्चन आ जाए ग्लिच कैसे हटाओगे, तो ये चेक करना कि कौन सी मिन टर्म से किस पे जंप कर रहे हो। अगर वो दोनों एक ही ग्रुप में नहीं है तो ग्लिच आएगा, अगर एक ही ग्रुप में है तो ग्लिच नहीं आएगा। तो दोनों अगर सेम ग्रुप में ना हो तो तुम क्या करोगे, तो हम क्या करेंगे, हम उनको एक ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है ये बात। अब इसमें देखो, इसमें इनिशियली क्या था, देखो 0 0 थे ए और सी, बी भी 0 था, यानी कहां थे हम, 0 0 0 पे। फिर हमने क्या किया, ए और सी को तो 0 रखा, बी को कर दिया 1, यानी 0 से कहां आ गए, 2। अब देखो ये रहा 0, ये वाली टर्म है 0, ये वाली टर्म है 2। तो 0 से 2 जा रहे हो, लेकिन दोनों पे आउटपुट क्या है, 0 है। देखो 0 भरा हुआ है ना उसके बॉक्स के अंदर, यानी दोनों पे आउटपुट क्या है, 0। लेकिन ये दोनों अलग अलग पेयरिंग का हिस्सा है। 0 वाली मिन टर्म इस पेयर में है और 2 वाली मिन टर्म सेकंड पेयर में। जब दो मैक्स टर्म, मिन टर्म नहीं मैक्स टर्म, 0 और 2 वाली मैक्स टर्म जब अलग अलग पेयर में लाई कर रही है, तो उसमें क्या बनेगा, स्टैटिक जीरो हैजार्ड, क्योंकि आउटपुट दोनों पे ही 0 रहना चाहिए था, बट बीच में क्या आ जाएगा, ग्लिच। और अगर तुम ग्लिच हटाना चाहते हो तो ये दोनों मैक्स टर्म एक ही ग्रुपिंग से कवर होनी चाहिए, जिसके लिए मैंने ब्लैक वाला ग्रुपिंग बनाया है। तो पहला पॉइंट लिखो, when two max terms are covered by different grouping, when two max terms are covered by different grouping and the input switches such that we jump from one max term to the other, there is glitch formation. And to remove that glitch, we must add a redundant term. That covers both the max terms. अब देखो एक एग्जांपल लेता हूं, मुझे बताना क्या इसके अंदर ग्लिच आएगा या नहीं, या ग्लिच आएगा तो किस कॉम्बिनेशन के लिए आएगा।
पहले तो देखो इसमें ग्रुपिंग कैसे करोगे, सिंपल है, ऐसे कर लोगे, यानी फंक्शन क्या लिख दोगे, इसमें देखो क्या कॉमन है a, और ऊपर से क्या कॉमन है b बार, और इधर क्या कॉमन है b c बार, ये होगा। अब इसके अंदर देखो, अगर मैं जंप करूं 6 से 4, 6 से 4, 6 का मतलब क्या होता है 110, मैं दो अलग अलग ग्रुप के बीच में जंप कर रहा हूं, 110 और 4 क्या होता है 100। कहने का मतलब a और c फिक्स है, b चेंज हो रहा है 1 से 0, तो हम क्या कहेंगे, a को 1 रखा, c को 0 रखा, और b को चेंज किया 1 से 0, तो ग्लिच बनेगा, क्योंकि जब दो मिनटर्म्स के बीच में जंप करते हैं जो अलग अलग ग्रुप में कवर्ड हो तो ग्लिच बनता है। और कौन सा हैजार्ड बनता है, स्टैटिक 1 हैजार्ड, क्योंकि 6 पे भी 1 है, 4 पे भी 1 है, तो आउटपुट क्या रहना चाहिए 1, बट जंपिंग के दौरान कुछ देर के लिए 0 जाएगा, उसे बोलेंगे स्टैटिक 1 हैजार्ड। अब इसको हटाने के लिए क्या करो, इन दोनों को एक ग्रुप से और कवर कर लो। इस ग्रुप का नाम बताओ, देखो रो में कॉमन है ए, कॉलम में पहले और चौथे में क्या कॉमन है बी, तो ए, तो ये रिडंडेंट टर्म डाल देने से, सॉरी ए सी बार है, ये रिडंडेंट टर्म डाल देने से हमारी ग्लिच हट जाती है। कैसे, देखो ए है 1, सी बार क्या है 1, तो a 1 है, c बार 1 है, तो ac बार क्या हो गया 1, 1 प्लस समथिंग 1, यानी आउटपुट क्या रहेगा 1 ही रहेगा। तो मैं ऐसा चाहूं तो तुम्हें एक एसओपी एक्सप्रेशन देके ये भी पूछ सकता हूं कि इसके अंदर ग्लिच कब आएगा, तो तुम कैसे निकालोगे, एक मिनटर्म से दूसरी मिनटर्म पे जंप करना, बट वो दोनों मिनटर्म अलग अलग ग्रुप का हिस्सा हो। यहाँ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में मैं किस पे जंप किया 6 और 4 पे, देखो 6 से 4 जाते हुए एक ही बिट चेंज होती है, हमेशा जंपिंग ऐसी रखना जहां एक ही बिट चेंज हो, या ऐसी जंप जिन्हें तुम कवर कर पाओ रिडंडेंट टर्म से। जैसे मैं ऐसे कह रही हूं तो ये भी कह सकता था मैं 6 से 5 पे जंप कर गया, लेकिन 6 और 5 में क्या ग्रुपिंग बन सकती है, नहीं। कहने को मैं ये भी कह सकता था मैं 2 से 5 पे जंप कर गया, लेकिन क्या 2 और 5 को रिडंडेंट टर्म से क्लोज कर सकते हो, नहीं। इसीलिए मैंने क्या बोला, मैं 6 से 4 पे जंप किया, आउटपुट रहना चाहिए था 1, लेकिन उसमें ग्लिच आ जाएगा, तो 6 और 4 को मैंने एक और पेयर से कवर कर दिया। ऐसे देखो मैक्स टर्म का एक एग्जांपल लेता हूं, ये क्लियर है, जंपिंग कैसे डिसाइड करोगे, जब जंप करते हो तो एक ही बिट बदलनी चाहिए, और जंप कुछ ऐसी हो जिसमें कि तुम एक रिडंडेंट टर्म डाल पाओ। जैसे देखो मान लो ये 4 जीरोस है, इनको कैसे कवर करोगे, पहले मैं मैक्स टर्म लिख लेता हूं, ए बार, बी प्लस सी बार, बी बार प्लस सी बार, बी बार प्लस सी। ये मैं वैसे ही लिखता हूं, मैंने के मैथ के अंदर बताया था 0 और 1 के हिसाब से मैक्स टर्म लिख लेता हूं। अब इसमें ग्रुपिंग कैसी करोगे, देखो एक ये ग्रुपिंग और एक ये ग्रुपिंग, यही करोगे। नाम क्या दोगे फंक्शन को, पहले वाले को देखो a कॉमन है, ऊपर से b कॉमन है, दूसरे वाले को देखो क्या कॉमन है b बार प्लस c बार। अब मैं जंप कौन से में करूं, मेरे को ये पता लगाना है ग्लिच कब आता है, तो जंप ऐसी हो जिसमें पेयरिंग पॉसिबल हो। यहां देखो 0 और 7 में पॉसिबल है क्या, नहीं। 0 और 3 में पॉसिबल है क्या, नहीं। 1 और 7 में पॉसिबल है क्या, नहीं। 1 और 3 में बिल्कुल पॉसिबल है, तो 1 और 3 में पॉसिबल है, तो मैं ये कहूंगा मैं जंप कर रहा हूं 1 से 3। 1 का मतलब हुआ 0 0 1 और 3 का मतलब 0 1 1, यानी A 0 है, C 1 है, और B जा रहा है 1 से, सॉरी 0 से 1। अब ग्लिच आएगा, और ग्लिच हटाने के लिए क्या करोगे, एक और पेयर लगा लोगे, इस पेयर का नाम A प्लस C बार। अब देखो A था 0, C बार क्या होगा 0, 0 प्लस 0 0, तो ये आउटपुट क्या आ जाएगा 0।
इसे बोलेंगे स्टैटिक जीरो हैजार्ड। तो ग्लिच पता लगाने का तरीका क्या होता है, दो मिनटर्म्स के बीच में जंप करना है जिनमें एक बिट डिफरेंट हो और वो दोनों मिनटर्म अलग अलग ग्रुपिंग का हिस्सा हो। ये बात क्लियर हुई? दोबारा दोहराता हूं, मिनटर्म या मैक्स टर्म दो के बीच में जंप करेंगे जिनके अंदर एक बिट का डिफरेंस हो और दोनों अलग अलग ग्रुपिंग का हिस्सा हो, तो ग्लिच फॉर्म होता है। ठीक है, अगली हेडिंग डालना डायनामिक हैजार्ड। डायनामिक हैजार्ड, तो इसमें लिखना डायनामिक हैजार्ड ऑकर्स इन a multi-level circuit where the output must make a transition from 0 to 1 or from 1 to 0 but the output makes multiple transition and then settles to a final value देखो कहने का मतलब, मान लो 0 से 1 जाना था तो जाना कैसे चाहिए था, ऐसे, ये डिजायर्ड है, लेकिन डायनामिक हैजार्ड ऐसा होता है, यानी सीधे सीधे 1 पे नहीं गया, 0 और 1 के बीच में मल्टीपल टाइम्स फ्लक्चुएट किया। या देखो 1 से 0 ये डिजायर्ड था और नीचे वाला एक्चुअल, 1 से 0 कैसे जाना चाहिए, 1 था 0 चला गया, लेकिन ऐसे जाता नहीं, जाएगा कैसे, कुछ इस तरह से। तो ये डिजायर्ड था और ये एक्चुअल था, इसको बोला जाता है डायनामिक हैजार्ड, जहां की फाइनल वैल्यू पे पहुंचने से पहले आउटपुट मल्टीपल टाइम्स टॉगल करे, टॉगल माने 0 से 1 और 1 से 0, आउटपुट मल्टीपल टाइम्स स्विच करे या टॉगल करे, उसे बोलते हैं डायनामिक हैजार्ड। ठीक है, तो डायनामिक हैजार्ड कब होता है, जब आउटपुट में एक ट्रांजिशन आनी चाहिए और आती है मल्टीपल। और स्टैटिक कब होता है, जब आनी ही नहीं चाहिए और फिर भी क्या आ जाए, ट्रांजिशन। तो जहां आउटपुट फिक्स रहना चाहिए उसे बोलते हैं स्टैटिक हैजार्ड, जहां ट्रांजिशन में मल्टीपल ट्रांजिशन आ जाए उसे बोलते हैं डायनामिक हैजार्ड। ठीक है, तो स्टैटिक हैजार्ड अपने लिए रेलेवेंट है, उसमें हमने क्या सीखा कि रिडंडेंट टर्म अगर ऐड कर दें तो उससे हमारा स्टैटिक हैजार्ड रिमूव हो सकता है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिखना, removal of static one hazard does not guarantee removal of static zero hazard ठीक है, तो एक हैजार्ड हटा लेने से दूसरा हटेगा ऐसा जरूरी नहीं है, दोनों हैजार्ड को सेपरेटली हटाना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हारा सर्किट एसओपी है या पीओएस। तो एसओपी में कौन सा होता है, स्टैटिक 1, और पीओएस में कौन सा होता है, स्टैटिक 0। एक हटाने से दोनों रिमूव नहीं होते। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? तो हैजार्ड क्या है, हैजार्ड कुछ भी नहीं है, ग्लिचेस है। एसेंशियल हैजार्ड या हम लोग रेस अराउंड कंडीशन की बात करेंगे सीक्वेंशियल लॉजिक के अंदर, तो उसको अभी हमने स्किप किया है, हमने सिर्फ बात की स्टैटिक और डायनामिक की। क्वेश्चन स्टैटिक हैजार्ड पे फ्रेम हो सकता है और डायनामिक का सिर्फ कांसेप्ट मालूम होना सफिशिएंट। ठीक है ना, तो ये सभी चीजें पता होनी चाहिए क्योंकि ये सब भी कांसेप्चुअली इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन इस पे हम लोग फ्रेम कर सकते हैं। बट कॉम्बिनेशनल लॉजिक के अंदर जितने कांसेप्ट हमने कवर किए, इतने कांसेप्ट अगर क्लियर हैं तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक बना सकते हो। बट एक जनरल आइडिया अपने माइंड में रखो हमेशा कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, ट्रुथ टेबल है, उसके बाद के मैप है और के मैप के बाद लॉजिक गेट्स का यूज कर लिया जाता है। और मिनटर्म मैक्सिमम वाले कांसेप्ट को स्ट्रांग रखो और कॉम्बिनेशनल लॉजिक में तुम्हें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक के अंदर इतना ही होता है, इस पे सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस करते हो तब अब ये चैप्टर की तरफ
मूव करना, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा डिजिटल सर्किट या